लगातार जांच चल रही है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिन पर नामजद रिपोर्ट्स भी दर्ज की गई है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं कई बड़े अधिकारियों की, ब्यूरोक्रेट्स की और नामी गिरामी राजनेताओं की, जिनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट्स भी दर्ज हुई हैं, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जांच एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि इनकी भी जांच और इनकी गिरफ्तारी हो। नमस्कार, मेरा नाम वीना है और आप देख रहे हैं दास्तान दस्तावेज की 8वीं कड़ी। इस कड़ी में आपको दिखाते हैं कि कैसे बड़े बड़े राजनेता, अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स इस पूरे मामले से बचने और निकलने के जुगाड़ में लगे हैं। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक नाम। क्या अज्ञात ब्यूरोक्रेट, आईपीएस अफसरों और पूर्व मुख्यमंत्री को साय सरकार ने अभयदान दे दिया है? ये भी इनसे कोई समझौता हो गया है, तभी तो आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि चंद्रभूषण वर्मा के द्वारा ईडी को दिए गए अपने बयान में इन पुलिस के अधिकारियों को संरक्षण मनी देने की बात कही गई। उसके बाद भी अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाना क्या कहलाता है? जी, गृह मंत्री जी से बहुत लंबी चर्चा हुई थी। पुलिस विभाग में जो बहुत सारी कमियां हैं उसके संदर्भ में, पुलिस विभाग की मांगों के संदर्भ में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई को लेकर उनसे चर्चा हुई थी। इसलिए काफी लंबी चर्चा भी हुई और गृह मंत्री जी ने हमें आश्वस्त भी किया था कि इन पर हम बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे करके। तो विधानसभा के सत्र से पहले और विधानसभा के सत्र में कुछ पुलिस विभाग की मांगों पर कार्रवाइयां होती हुई दिखी हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त जो बड़े अधिकारी हैं अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। उसी संदर्भ में और पुलिस परिवार की मांगों को लेकर आज मैं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी से 15 मिनट का समय लेने के लिए आया था, बट अभी तो वो प्रवास में है। मैंने पत्र दे दिया है। अब जैसे ही वो वापस आते हैं उसके बाद जो जानकारी मिलती है तो फिर कार्रवाई करेंगे। आपने 7 पन्ने का ज्ञापन सौंपा था, क्या है उसमें? जी, वो 7 पन्ने के ज्ञापन में तो पूरे भ्रष्ट अधिकारियों के लिए मैंने लिखा हुआ है कि उन्होंने किस किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, कैसे कैसे भ्रष्टाचार किया, और उनके ऊपर अभी तक के कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, छोटे छोटे सिपाही, हवलदार और एएसआई स्तर के पुलिस विभाग के अधिकारी तो जेल चले गए हैं, आप देख रहे होंगे महादेव कांड में। लेकिन उसके बाद में जो बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, सीपीएस अधिकारी हैं, आईजी रैंक के, एसपी रैंक के और एडिशनल एसपी रैंक के, डीएसपी रैंक के, टीआई रैंक के, अभी तक के उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उनमें से किसी भी अधिकारी कर्मचारी को जेल नहीं भेजा गया है। तो मेरी मेन मांग ये है कि जब नीचे वाले को आप जेल भेज दिए हैं तो ऊपर जो बैठे हुए हैं उनको आपको जेल भेजने में क्या दिक्कत आ रही है? इसी के तरह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज होने के बाद भी कभी अब तक गिरफ्तारी नहीं होना, आखिर इसे क्या समझे? क्या साय सरकार में मोदी की गारंटी फेल हो गई? जो उन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कहा था कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, कार्रवाई होगी, ये मोदी की गारंटी है। क्या ये गारंटी सिर्फ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने तक थी? सरकार बनने के बाद गारंटी पीरियड खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव सट्टा ऐप मामले में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ईडी के प्रतिवेदन पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। पूर्व सीएम के खिलाफ 120B, 34, 467 समेत कई अनेक धाराओं में मामले दर्ज होने की बातें सामने आई थी, जो दस्तावेज मौजूद हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पर निशाना साधा था और सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पतन के साथ ही सुशासन लौट आया है, कानून भी अपना काम कर रहा है और भगवान का नाम लेकर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी रचने वाले बगुला भक्तों पर महादेव का प्रकोप बरसना तय है। भूपेश बघेल जी, विधानसभा चुनाव में जनता पहले ही आपको सबक सिखा चुकी है और आगे आगे देखिए क्या होता है। ये कहना है बीजेपी के नेता राजेश मूणत का। आइए अब आपको दिखाते हैं आखिर कौन है वे अधिकारी। ईडी ने ईओडब्ल्यू को जिन अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली ने ईओडब्ल्यू को जिन अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, उनमें आधा दर्जन आईपीएस अधिकारी हैं। ये सभी अधिकारी रायपुर और दुर्ग पुलिस रेंज में वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2023 तक तैनात रहे हैं। इन अफसरों में आईपीएस शेख आरिफ, आनंद छाबड़ा, अजय यादव, प्रशांत अग्रवाल और आईपीएस अभिषेक पल्लव का नाम सुर्खियों में है, जबकि एएसपी अभिषेक माहेश्वरी और एएसपी संजय ध्रुव को आईपीएस अफसरों से ज्यादा एक मुश्त भुगतान होता था। दस्तावेज बताते हैं कि एएसपी अभिषेक माहेश्वरी को प्रति माह 35 लाख रुपए मिलते थे, जबकि आनंद छाबड़ा को आईजी रायपुर रेंज और आईजी इंटेलिजेंस के दोहरे पद के लिए हर महीने 20 लाख रुपए मिलते थे। इसी तरह शेख आरिफ को आईजी रायपुर रेंज और एसीबी ईओडब्ल्यू के दोहरे पद के चलते 20 लाख एक मुश्त मिलते थे। यही हाल अजय यादव का भी था। ये हम नहीं, दस्तावेज खुद कह रहे हैं। रायपुर आईजी कार्यालय में पदस्थ कांस्टेबल राजेंद्र पांडे को महंगी लग्जरी गाड़ी महादेव ऐप की ओर से उपलब्ध करवाई गई थी। इसके जरिए वो शेख आरिफ की रकम रखकर निवेशकर्ताओं तक पहुंचाता था। सूत्र बताते हैं कि महादेव ऐप घोटाले की रकम खपाने में इस कांस्टेबल का बेहद महत्वपूर्ण हाथ था। वो शेख आरिफ के लिए जमीन दलाली का काम भी करता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यालय का असल कामकाज भी महादेव ऐप के माध्यम से ही संचालित होता था। इसमें सौम्या चौरसिया को लगभग 1 करोड़ प्रति माह, मुख्यमंत्री बघेल के साथी विजय भाटिया को 1 करोड़ प्रति माह, तत्कालीन सीएम बघेल के ओएसडी सूरज कश्यप को 35 लाख रुपए प्रति महीने प्राप्त होते थे। महादेव ऐप की मोटी रकम मुख्यमंत्री बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के ठिकानों पर भी भेजी जाती थी। इस रकम का ब्यौरा भी ईडी के पास मौजूद है। बताते हैं कि विनोद वर्मा को सालाना 5 करोड़ रुपए दिए जाते थे। पुलिस सब इंस्पेक्टर चंद्रभूषण वर्मा ने धारा 50 के तहत दिए गए अपने बयान में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल और उनकी टोली का पूरा काला चिट्ठा दर्ज करवाया है। सूत्र बताते हैं कि चंद्रभूषण वर्मा ने सरकारी गवाह बनने के लिए भी हामी भरी थी। फिलहाल वो रायपुर सेंट्रल जेल में है। महादेव ऐप घोटाले के जरिए केंद्र सरकार की छवि खराब करने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई थी। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर में समय समय पर होने वाले कई धरना प्रदर्शनों के लिए मोटी रकम रायपुर और दुर्ग से भेजी जाती थी। छत्तीसगढ़ के कुछ चुनिंदा आईपीएस अधिकारी ये रकम रायपुर से हवाला के जरिए दिल्ली भेजा करते थे। फिलहाल राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी सरकार दागी अफसरों के खिलाफ जल्द कारगर कदम उठाने की तैयारी में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक नामजद एफआईआर दर्ज करने संबंधी ईडी का पत्र मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा जा चुका है। सूत्र ये भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही ईओडब्ल्यू और छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य के दागी अधिकारियों, कारोबारियों और नेताओं को उनके असल ठिकाने में दाखिल करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। सूत्र बताते हैं कि इस संगीन अपराध को कानूनी दांव पेचों में उलझाकर दागी आईपीएस अफसर बच निकलने के जुगाड़ में है। सूत्रों के द्वारा ये भी बताया जाता है कि इसके लिए तमाम प्रभावशाली आईपीएस अधिकारियों ने चंदा इकट्ठा किया है। अब सवाल ये उठता है कि ये गारंटी सिर्फ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की थी या सरकार बनने के बाद गारंटी पीरियड खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ कह रहा है आओ नहीं सही वो बदल के रही वो। क्या अज्ञात ब्यूरोक्रेट आईपीएस अफसरों और पूर्व मुख्यमंत्री को साय सरकार ने अभयदान दे दिया है? एसीबी की अंतिम प्रतिवेदन के दस्तावेज में आरोप क्रमांक 5 में क्या लिखा है, आइए आपको दिखाते हैं। आरोपित किया गया है कि महादेव बुक ऐप के प्रमोटर्स द्वारा ऑनलाइन बेटिंग ऐप के इस आपराधिक कृत्य के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई को रोकने के लिए विभिन्न पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी गण और प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त किया गया।
जिसके एवज में उन्हें नियमित तौर पर प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी मात्रा में राशि का भुगतान किया गया। उक्त अवैध राशि की व्यवस्था और वितरण हेतु हवाला ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को अवैध प्रोटेक्शन मनी वितरण हेतु पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों का भी उपयोग किया गया। ये प्रोटेक्शन मनी की राशि हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से राशि वितरण करने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तक पहुंचती थी, जिसे उनके द्वारा संबंधित पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों को वितरित किया जाता था। विभिन्न पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रोटेक्शन मनी के रूप में अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करते हुए अवैध संपत्ति अर्जित की गई है। प्रकरण की विवेचना में पाया गया है कि अभियुक्त चंद्रभूषण वर्मा से अभियुक्त भीम सिंह यादव और उनके भाई अभियुक्त अर्जुन सिंह यादव की अच्छी जान पहचान थी, क्योंकि ये तीनों छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में कार्यरत थे। पुलिस विभाग में विभिन्न पदस्थापना के दौरान इनके उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों में अच्छे संबंध बन गए थे। महादेव बुक के संचालकों के द्वारा अभियुक्त सुनील कुमार दम्मानी के माध्यम से अभियुक्त चंद्रभूषण वर्मा को हवाला के जरिए धनराशि पहुंचाई गई, जिसका उद्देश्य उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों, ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं द्वारा महादेव बुक को संरक्षण प्रदान किया जाना था। इन तीनों को स्वयं के लिए भी धनराशि महादेव बुक के संचालकों से प्राप्त हुई थी। अभियुक्त चंद्रभूषण वर्मा ने महादेव बुक के प्रमोटर्स द्वारा भेजे गए अवैध रकम का उपयोग अपने परिवारजनों के नाम से बनाई गई विभिन्न फर्मों और कंपनी में निवेश करने में किया। उसने परिजनों के नाम पर संपत्ति भी खरीदने में इस रकम का उपयोग किया। महादेव बुक के संचालकों द्वारा प्रोटेक्शन मनी के रूप में दी जाने वाली धनराशि और आभूषण ज्वेलर्स के मालिक अभियुक्त सुनील कुमार दम्मानी को भेजी जाती थी, जिसे अभियुक्त चंद्रभूषण वर्मा अपने सहयोगी अभियुक्त राहुल वक्टे के माध्यम से कलेक्ट कराता था। इस काम में अभियुक्त चंद्रभूषण वर्मा अभियुक्त रितेश कुमार यादव की भी सहायता लेता था। विवेचना में पाया गया है कि अभियुक्त शुभम सोनी महादेव बुक का प्रमोटर है। महादेव बुक के दिन प्रतिदिन के संचालन में इससे संबंधित निर्णय इसी के द्वारा लिए जाते हैं। सट्टे के इस व्यवसाय में जुड़े सभी प्रमुख लोग इसी को ही रिपोर्ट करते हैं। अभियुक्त शुभम सोनी द्वारा छत्तीसगढ़ अधिकारियों और राजनीतिक व्यक्तियों को महादेव बुक से प्राप्त अवैध रकम भिजवाने के तथ्य सामने आए हैं, जिस पर अग्रिम विवेचना जारी है। प्रकरण के विवेचना में पाया गया कि अभियुक्त सौरभ चंद्राकर महादेव बुक के प्रमोटर हैं। महादेव बुक, रेड्डी अन्ना बुक, फेयर प्ले जैसे ऑनलाइन बेटिंग का संचालन कर रहा है। महादेव बुक से जुड़े अंतिम निर्णय इसी के द्वारा लिए जाते हैं। इनके द्वारा दुबई में रहकर ऑनलाइन सट्टा से अर्जित अवैध धनराशि को ऑनलाइन सट्टे के प्रमोशन, फर्मों, प्रॉपर्टी खरीदने, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश किए जाने के तथ्य प्राप्त हुए हैं। प्रकरण में अभी तक की विवेचना से ये सिद्ध है कि अभियुक्त गणों ने आपराधिक षड्यंत्र कर एक सिंडिकेट के रूप में विभिन्न अवैधानिक और कपटपूर्ण तरीके का प्रयोग कर दस्तावेजों की कूट रचना और उनका असल की तरह प्रयोग कर साक्ष्य का विलोपन कर उत्प्रेरित और दुष्प्रेरण करते हुए छलपूर्वक और आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए लोक कर्तव्य का पालन न कर जुआ घर चलाकर, ऑनलाइन जुआ खिलवाकर, ऑनलाइन जुआ के लिए खाते उपलब्ध करवाकर, जुए के लिए व्यापक विज्ञापन करवाकर साशय असम्यक और अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त किया। अभियुक्त गण का ये अपराध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120B, 420, 467, 468, 471 और 201, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और उपधारा 7A, छत्तीसगढ़ अधिनियम 2022 की धारा 4, 7, 8 और 11 एवं सार्वजनिक दूत अधिनियम की धारा 4 क के अंतर्गत दंडनीय है। यानी कि अभियुक्त गणों का विचारण कर उन्हें दंडित किया जाए।
प्रकरण में लोक सेवक अभियुक्त गण चंद्रभूषण वर्मा, भीम सिंह यादव, अर्जुन सिंह यादव के विरुद्ध धारा 19 और 197 के तहत अभियोजन स्वीकृति हेतु विधि विधायी कार्य विभाग नवा रायपुर को निवेदन प्रेषित कर दिया गया है। अभियोजन स्वीकृति अभी नहीं मिली है। कुछ अभियुक्त गणों द्वारा महादेव बुक के और इससे संबंधित ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म से प्राप्त अवैध धनराशि का प्रयोग उच्च पदस्थ शासकीय अधिकारीगण, राजनीतिक व्यक्तियों और अन्य को प्रभावित करने के लिए किए जाने के तथ्य विवेचना में आए हैं, जिनके संबंध में और अन्य तथ्यों के संबंध में तथा अभियुक्तों के संबंध में अग्रिम विवेचना भी जारी है। तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि दस्तावेज खुद कह रहे हैं कि नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी महादेव सट्टा ऐप में सामने आया है, जिसमें हवाला के जरिए प्रोटेक्शन मनी लेने की बात कही गई है और उसके तथ्य भी जांच एजेंसियों को मिले हैं। 8वीं कड़ी में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में और भी कुछ खुलासे करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।